बच्चों ये है लेक्चर 202 और हम आपके साइंस में चैप्टर 4 कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, चैप्टर 3 में एटम का नाम सुन के आए हो। और आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो एटम और मॉलिक्यूल हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है एटम्स। तो जो अलग अलग तरह का मैटर है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो अलग अलग एटम्स उसमें कंस्टिट्यूट करते हैं, इसलिए होता है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट कैसे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एटम्स सच में इंडिविजिबल होते हैं। हमने पढ़ा था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, डाल्टन ने बोला था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। क्या सच्ची में वो इंडिविजिबल होते हैं? सो आपको इस चैप्टर में ये सब देखना है। तो अब हम और भी क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एटम के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलेंगे। और हम बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है साइंटिस्ट के सामने है कि स्ट्रक्चर को कैसे रिवील किया जाए, एटम के स्ट्रक्चर को कैसे रिवील किया जाए और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे बताया जाए। ठीक है, सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ये समझाने के लिए। सो सबसे पहला इंडिकेशन कि भाई एटम्स डिविजिबल जो हैं, एटम्स हैं जो इंडिविजिबल नहीं हैं, वो जब आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था और एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो भाई सबसे पहला इंडिकेशन कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, जब आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो मतलब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक इम्बैलेंस, एक तरह का इम्बैलेंस होता है चार्जेस के बीच में। मतलब चार्जेस होते हैं, चार्जेस देखो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई जो एटम्स हैं वो नॉट इंडिविजिबल होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। कहाँ से पढ़ा था? डाल्टन ने बोला था। पर इस समझ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आया, क्योंकि जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताई गई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्जेस के बीच में जो इम्बैलेंस होता है वो। इस तरह से मतलब तब ये बात समझी गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं चैप्टर। तो बेसिकली चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब यहाँ देखो चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप मैटर के चार्ज्ड पार्टिकल्स का नेचर समझना चाहते हैं, आपको कुछ एक्टिविटीज करके देखनी पड़ेंगी। पहले तो आपको ये चेक करना है कि मैटर में चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज होता है किसी भी मैटर में। कुछ एक्टिविटीज करके देखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके बाल बिना ऑयल वाले होने चाहिए, मतलब सूखे बाल, ड्राई हेयर होने चाहिए। आप उसको कॉम्ब करो। कॉम्ब करने के बाद छोटे छोटे पीसेस करो पेपर के, और उस कॉम्ब पे वो पेपर थोड़ा सा कॉम्ब से थोड़ी सी दूरी पे रखो, छोटे छोटे पीसेस। आप देखोगे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पीसेस कॉम्ब से। ठीक है, जब आपने ड्राई हेयर में कॉम्ब किया, मतलब आपने क्या किया? आपने जो है एक चार्ज पैदा करने का कोशिश किया, और फिर उसी चार्ज की वजह से वो पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ। एक सिल्क का कपड़ा लो। सिल्क का कपड़ा बहुत महंगा आता है। ठीक है, मम्मी के पास होंगी सिल्क की साड़ियाँ होंगी, सिल्क के ड्रेसेस होंगी। सिल्क का कपड़ा लो और उसको एक ग्लास रॉड, ग्लास मतलब कांच की डंडे के साथ रब करो, और फिर ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून। और उस रॉड को, मतलब उस डंडे को बलून के साथ लाओ, बलून के साथ रखो। आप देखोगे कि आपने उसमें चार्ज जनरेट कर लिया और बलून भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह से ये एक्टिविटीज करके आप चेक कर सकते हो कि मैटर्स के अंदर चार्ज होता है।
ठीक है। सो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकेम इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, सो ये एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम कि भाई ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, सबसे पहली पॉइंट इस चैप्टर की टिक करा रही हूं कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। सो पर ये चार्ज आता कहाँ से है? ठीक है, चार्ज आता है, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है, पर चार्ज आता कहाँ से है? सो ये क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो ये जान के कि भाई एटम डिविजिबल है और उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि एटम इज इनडिविजिबल, आप वो डिविजिबल नहीं है, पर अभी जो आपने दो एक्टिविटीज देखी तो उससे ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, एटम डिविजिबल है और उसमें चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि भाई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं कि भाई एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो 1900 जो ईयर है कि एटम वॉज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटमिक पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। सो ये कब पता लगाया गया कि भाई एटम के पास चार्जेस होते हैं? सो बाय 1900 कब पता लगाया गया? 1900 में पता लगाया गया कि दैट एटम वॉज इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटमिक पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ठीक है, तो तब पता लगाया गया 1900 में कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल है वो बात झूठ नहीं है कि हाँ उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट एटम में क्या है? एटम में एक सब एटमिक पार्टिकल है। देखो ये बात सच है कि एटम इंडिविजिबल है। देखो मैं फिर से बोल रही हूं कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, पर उसके पास एक सब एटमिक पार्टिकल भी है, उसके अंदर एक सब एटमिक उसके अंदर एक पार्टिकल है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन से साइंटिस्ट ने पहचाना? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने पहचाना। कब? 1900 में। ठीक है, सो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था और कब? सो 1900 में जे थॉमसन ने। कौन थे वो साइंटिस्ट? जे थॉमसन। सो एटम के अंदर उन्होंने कहा कि भाई एटम इंडिविजिबल है, पर उसके अंदर एक सब एटमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. अब देखो इलेक्ट्रॉन, अभी देखो इलेक्ट्रॉन तो 1900 में जे थॉमसन ने ढूंढा, पर इलेक्ट्रॉन भी ढूंढा गया उससे भी पहले E. Goldstein थे। So even before electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पहचाना जाए उससे भी पहले ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्कवर किया था कि भाई कुछ न्यू रेडिएशंस होती हैं गैस डिस्चार्ज में और उन्हें कैनाल रेस कहा जाएगा। सो 1886 में इलेक्ट्रॉन से भी पहले एक एटम के अंदर पाया गया, क्या होती हैं? कैनाल रेज होती हैं। क्या होती हैं? कैनाल रेज। और ये कैनाल रेज हैं। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवर ऑफ अनदर सब एटमिक पार्टिकल। इन रेज की वजह से दूसरा सब एटमिक पार्टिकल भी ढूंढ लिया साइंटिस्ट ने। पहले मतलब 1886 में ये रेस की वजह से पता लगा। These rays were positively charged radiations. क्या चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। So these rays were positively charged which ultimately led to the discovery of another subatomic particle.
दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है इसमें चार्ज होता है। द सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, कैसे मिला? ई गोल्डस्टाइन ने ढूंढा। कब ढूंढा? 1886 में ढूंढा। कैसे ढूंढा? उसको रेस के रूप में मिला, कैनाल रेस दिखी, और जब उसने और स्टडी किया तो उसको दिखा कि अरे ये रेस में तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से ही एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके पास जो चार्ज था वो इक्वल था इलेक्ट्रॉन के। मैग्नीट्यूड इक्वल था। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू इक्वल थी। कैसे? जैसे सपोज कि भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन समझो उसकी वैल्यू है 1, तो ये जो नया पॉजिटिव चार्ज सब पार्टिकल मिला, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू भी 1, इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट ऑपोजिट इन चार्ज। यहाँ देखो, बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की साइन क्या होती है? नेगेटिव। सो इसकी क्या होगी? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया था? इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया था? जे थॉमसन। और ये किसने फाइंड किया था पॉजिटिव? ई गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, so charge radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in but opposite in sign to that of electron. ठीक है, so its mass was approximately 2000 times as that of electron. इसका मास कितना है? 2000 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, और इसे प्रोटॉन नाम दिया गया था। प्रोटॉन नाम दिया गया था। इसका जो मास है वो 2000 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, और इसे प्रोटॉन नाम दिया गया था। So electron is represented by E electron and proton P plus। ठीक है, सो कोई आपसे पूछे कि भाई प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहोगे ई गोल्डस्टाइन। कब? 1886। फिर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, वो है जे थॉमसन। सो अगर कोई आपसे पूछे कि एटम्स के सब पार्टिकल्स कितने होते हैं, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो अभी तक हमने 2 देखे। कौन कौन सा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, इसे नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन दिया गया। फिर से इसकी खासियतें सुनो, क्या क्या खासियत है प्रोटॉन की। ई गोल्डस्टाइन ने फाइंड किया था, 1886 में फाइंड किया था। वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने देखा कैनाल रेज हैं, और फिर जब उसको रेज को देखा तो उसमें से उसको सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, और उसका चार्ज था जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन साइन था। इसका मास जो था 2000 टाइम्स था इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सो इट वाज द नेम प्रोटॉन, इसे प्रोटॉन नाम दे दिया गया। ठीक है, तो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड हुए, और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई माइनस, और प्रोटॉन का चार्ज है पी प्लस। ठीक है, सो मैंने अभी अभी आपको बोला कि भाई इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, नंबर सेम है। सो अगर मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, अगर मास, उसका वजन 1 यूनिट है और उसका चार्ज +1 है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेट बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स होता है, टाइम्स, गुना, 2000 गुना वजन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन का तो कुछ वजन ही नहीं है प्रोटॉन के आगे। हाँ, पर चार्ज उसका प्लस है, उसका माइनस है। प्रोटॉन का प्लस है, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो यही चीज़, देखो ये पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या पड़ा? प्रोटॉन पड़ा। ठीक है, सो अगर देखो इसका मास, तो इसका मास अगर 2000 है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, प्रोटॉन का अगर मास 2000 है, सपोज इसका मास है 2000 यूनिट, तो इसका मास क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। इसकी साइन माइनस है और इसकी क्या है? प्लस। ठीक है, सो इसका सिंबल क्या है? सिंबल, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का सिंबल है तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई नेगेटिव। और प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? पी पॉजिटिव, पी प्लस। ठीक है, ई नेगेटिव, पी पॉजिटिव। ठीक है, सो ये बहुत ही एक समझने जैसी और बहुत अच्छे से याद रखना। तो अभी तक हमें सिर्फ 2 चीज़ें पता लगी कि भाई एटम
एटम के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? 2। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज पहले हुई थी, मतलब प्रोटॉन के बारे में पता पहले लगाया गया था। प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होती है वैल्यू होती है इक्वल, सो 1 2 3 सेम इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको बाकायदा डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो आप यहाँ पे इसके साइंटिस्ट का नाम लिख दो कि इसके डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी कौन से ईयर में डिस्कवरी हुई थी, इसकी कौन से ईयर में डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट्स लिख के आप बाकायदा दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन भी लिख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में और हमने एटम के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज निकाले हैं, पर अभी भी हम हमारी बात पे कायम हैं कि भाई एटम इंडिविजिबल ही होता है क्योंकि ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। सो it seemed highly that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. It also appeared that protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off but not protons. Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? We will find the answer. अब देखो, इतना तो क्लियर हो गया तब, मतलब जब ये सब चल रहा था तो इतना तो क्लियर हो गया कि एटम जो एटम है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। ठीक है, और वो जो है चार्ज दोनों एक दूसरे का बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का है नेगेटिव, ऑब्वियसली प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और ये भी देखा गया कि भाई प्रोटॉन जो है वो हमेशा अंदर ही रहता है, एटम के हमेशा अंदर ही रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हल्के हैं, मास इतना ज़्यादा कम है कि उनको आराम से निकाल दिया जाता है, जबकि प्रोटॉन को आप एटम के अंदर से नहीं निकाल सकते हो। अब सोचने वाली ये बात है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा बना, स्ट्रक्चर मतलब वो दिखता कैसा था, क्या उसका शेप रहा होगा, क्या स्ट्रक्चर रहा होगा इन पार्टिकल्स का इन एटम के अंदर। अब हम उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, मेन जो हमारा चैप्टर है, अभी तक 2 इंपॉर्टेंट चीजें आई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन थे और किन हालातों में डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइनली इन द नेक्स्ट पेज, जो कि है पेज 47 आपकी एनसीईआरटी में। फाइनली जो चैप्टर का मेन चीज है वो चालू हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी चैप्टर 3 में पढ़ी थी, जो कि सजेस्ट करती है कि एटम इंडिविजिबल है, एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, ना आप उसको डिवाइड कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पर जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो डिस्कवर हुए थे, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो एटम के अंदर हैं, लेड टू द फेलियर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पर ये कहीं कहीं फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल होती दिख रही थी। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने बोला था भाई एटम तो एक ही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अभी पता लगाया गया प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे ऊपर। फिर कंसीडर किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं किसी एटम में। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए। ठीक है, मतलब भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आखिर अरेंज कैसे होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने मॉडल तैयार किए, उन्होंने अपनी अपनी सोच रखी, राय रखी। ठीक है, तो जे थॉमसन सबसे पहले थे जिन्होंने प्रपोज किया मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल जारी किया कि भाई एक एटम जिसका इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, बहुत आता है एग्जाम में कि भाई डिस्क्राइब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। भाई हाउ डिड थॉमसन्स डिस्क्राइब्ड मॉडल ऑफ एन एटम, कैसे भी आ सकता है। थॉमसन ने प्रपोज किया कि भाई जो एटम का मॉडल है, जो एटम होता है वो एक क्रिसमस की पुडिंग जैसा होता है। अब क्रिसमस की पुडिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय पुडिंग? क्रिसमस पुडिंग क्या होता है, जैसे आप
उस डेजर्ट होता है, मतलब खाने के बाद वो मीठा नहीं खाया जाता है, वैसा कुछ होता है। पुडिंग केक का आप केक का छोटा सा फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। सो ये मतलब आटा, चीनी, दूध, अंडे इन सब से मिलके बनता है और केक की तरह सॉफ्ट होता है और ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, ठीक है। सो आप केक भी बोल सकते हो, अगर मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक छोटा सा केक बोल सकते हो, बहुत छोटा सा केक, बहुत छोटा सा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो थॉमसन ने सबसे पहले किससे इसका कंपैरिजन किया, एटम का, कि भाई थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। उसने कहा भाई क्रिसमस पुडिंग की तरह ही तो होता है एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में होते हैं। वर लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। उसने कैसे तुलना की, उसने कहा कि भाई ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है वो है प्रोटॉन, ठीक है। ये पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर का मतलब ये है प्रोटॉन, ठीक है। मतलब ये क्या हुई, ये हमारी पुडिंग हुई, ठीक है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं हम, ठीक है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने किससे तुलना की कि पुडिंग से, और पुडिंग जो ये पूरा बेस है वो प्रोटॉन है और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स, ड्राई फ्रूट को करंट, CURRANTS, करंट्स बोलते हैं, इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। सो उसने कहा कि आप वाटरमेलन की तरह भी, मतलब अगर ये एक पुडिंग से कंपैरिजन कर रहा है तो हम एक वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। वाटरमेलन, जब आप वाटरमेलन को काटते हो तो क्या होता है, कंप्लीट लाल लाल होता है और उसके अंदर ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं। सो आप उसको वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हो। मतलब ये जो लाल लाल पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर जो काले काले बीज हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप थॉमसन का जो मॉडल मानते हो तो आप वैसा भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। A watermelon, the positive charge in the atom is spread all over like the red edible part। मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीड्स हैं, ठीक है। सो दो कंपैरिजन्स कर सकते हो आप थॉमसन के मॉडल के हिसाब से। तो ये रहा थॉमसन का मॉडल जो कि आपको ड्रॉ करना है। देखो कितना परफेक्टली सर्कल ड्रॉ किया है। आप कोई राउंडर या ये कोई ऐसी बैंगल यूज कर सकते हो, राउंडर यूज करो या बैंगल यूज करो, और आपको ये प्रॉपर एक स्फीयर बनाना है। ये पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो ये है हमारे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्लियर मॉडल उसने बताया था, बहुत ही इजी भाषा में, आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, वैसी भाषा है थॉमसन की, ठीक है। सो थॉमसन ने प्रपोज क्या किया था, थॉमसन ने प्रपोज किया कि भाई जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं, ठीक है। मतलब यही पढ़ा हमने कि थॉमसन का प्रपोजल क्या था। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद थॉमसन ने कहा कि भाई जो एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो कंसिस्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एम्बेड किए हुए हैं, उसमें डले हुए हैं, ठीक है। सो सेकेंड उसका प्रपोजल क्या था, सेकेंड उसने क्या बात बोली, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसने वही बात कही जो हमने आगे बोली है कि दोनों की मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का वैल्यू एक ही है, नेगेटिव चार्ज का भी वैल्यू एक है और पॉजिटिव चार्ज का भी वैल्यू एक है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है और इतना हमें पता है कि दोनों का चार्ज डिफरेंट है। सो जो एटम है वो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। सो ये दो प्रपोजल किए थॉमसन ने। तो कोई कहे थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करो और उसके प्रपोजल बोलो, सो आपको ये लिखना है कि भाई उसने क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया था, हम वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये रहा उसका डायग्राम, ये है उसका मॉडल और ये है लास्ट में उसके प्रपोजल, ठीक है। मतलब पूरा करने के बाद उसने ये चीजें बोली, ठीक है। सो आप मतलब फाइनली उसने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो थॉमसन मॉडल ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। सो जो द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। पर जो बाकी साइंटिस्ट थे वो ये चीज नहीं
उनको सही नहीं लग रही, मतलब एक कहीं ना कहीं थॉमसन का मॉडल सही नहीं लग रहा था। थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है, ये एटम जो है ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। पर काफी साइंटिस्टों को ये चीज समझ नहीं आई, तो थॉमसन का मॉडल डिसअप्रूव करा गया। एक उन्होंने शुरुआत तो करी, उन्होंने प्रपोज किया, पर साइंटिस्टों ने उसे साइंटिस्ट ने उसे अप्रूव नहीं किया, बट हाँ उसकी जगह बनी हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब थॉमसन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा वैलिड कम लगा साइंटिस्ट को, तो आगे फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन एक और ने दिया। सो उनका नाम है रुदरफोर्ड, ठीक है। सो रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड थे वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं एटम में। उनका इंटरेस्ट क्या था, क्या जानना उनका इंटरेस्ट था, रुदरफोर्ड का इंटरेस्ट था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं, एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, वो था उनका इंटरेस्ट। So Ernest Rutherford was interested in knowing how electrons are arranged within an atom. So Rutherford designed an experiment for this. So उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। क्या किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया एटम के अंदर, और रुदरफोर्ड ने डिजाइन किया एक एक्सपेरिमेंट, और जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को एक पतली गोल्ड फॉइल पे गिराया गया। इन दिस एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने फिर क्या, मतलब एक्सपेरिमेंट इस तरह से डिजाइन किया कि उसे जानना था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं, जानना ये था। उसने एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए जो कि एकदम फास्ट मूविंग थे, और पार्टिकल्स कौन से थे, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। उसने क्या किया, उन पार्टिकल्स को एक पतली सी एकदम थिन स्लाइड, बहुत ज्यादा थिन गोल्ड फॉइल चुनी, उन पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल पे हिट कराया। अच्छा, अब कारण क्या है, उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों चुनी, उसने सिल्वर क्यों नहीं चुनी, उसने कोई और क्यों नहीं, एल्यूमिनियम क्यों नहीं चुनी, गोल्ड फॉइल ही क्यों चुनी, गोल्ड कितना महंगा है, क्यों चुनी। सो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। उसका कारण क्या है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने गोल्ड फॉइल चुनी, बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। गोल्ड फॉइल को आप चाहो उतना पतला कर सकते हो, उतना पतला ले सकते हो। सो उसको गोल्ड फॉइल इसलिए चुननी पड़ी, उसको एकदम पतला सा लेयर चाहिए था, ठीक है। सो बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल थी, और उस गोल्ड फॉइल में थिकनेस कितनी थी, 1000 एटम्स जितनी थिकनेस थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, सो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। हीलियम के आयंस हैं जिनके पास डबल चार्ज है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो गोल्ड फॉइल क्यों चुनी, गोल्ड फॉइल इसीलिए चुनी क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत, आप जितना उसको पतला कर सकते हो, मेलिएबल होती है, मेलिएबल कहते हैं ना, सो मेलिएबल होती है। अल्फा पार्टिकल्स में डबल चार्ज होता है, और हीलियम का डबल चार्ज होता है, और उसका मास होता है 4 यूनिट। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें एनर्जी भी बहुत होती है। सो अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं वो पता लग गया, गोल्ड फॉइल पतला क्यों लिया वो भी पता लग गया। अब क्या किया गया, अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था, उसने, हम जब कुछ भी करते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक सोच रखते हैं, तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल से, गोल्ड एटम, ठीक है। अच्छा, गोल्ड एटम्स होते हैं ना, गोल्ड, हर एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। सो सोच क्या थी, यही सोच थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे। डिफ्लेक्ट मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से मूव हो जाएंगे गोल्ड एटम्स के पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि
जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। उसका मास कितना है? उसका मास है 4 यूनिट। सो अल्फा पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हैवी हैं, अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन। उसको लगा बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज ये एक गोल्ड फॉइल है, सपोज कि ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और यहाँ ऐसे ये अल्फा पार्टिकल्स हिट हो रहे हैं, तो उसको लगा कि भाई ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा मूव होंगे, ऐसे थोड़ा सा, बिल्कुल उछलेंगे नहीं, जैसे यहाँ से टकरा के ऐसे नहीं कि ऐसे दूर चले जाएंगे, ऐसे उसने ऐसा नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो थोड़े से भारी हैं, ठीक है, सो उनका मास ज़्यादा है, तो उसने सोचा कि भाई हल्का डिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसकी सोच थी जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, ये उसकी सोच थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हैवियर हैं, प्रोटॉन्स से भी हैवी है, मतलब प्रोटॉन्स ऑलरेडी हैवी होते हैं, उससे भी हैवी हैं, तो उसने सोचा बड़े बड़े डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। डिफ्लेक्शंस मतलब मैंने आपको कहा ना, इस तरह से एंगल ऐसे, मतलब डिफ्लेक्ट होना मतलब इस तरह से टकरा, बहुत ज़्यादा नहीं टकराएंगे, ठीक है, मतलब बुरी तरह, मतलब जोर से नहीं टकराएंगे, हल्का हल्का, ठीक है। तो ये उसकी सोच थी और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये देखो। सो ये देखो, ये गोल्ड फॉइल है, ये सारी जो है ये गोल्ड फॉइल है, ये सारे जो गोल गोल बने हुए हैं, ये सारे गोल गोल हैं, ये गोल्ड फॉइल्स हैं, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स ये रहे, ये इसने अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो तीर जा रहे हैं ये सारे क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो ये देखो अल्फा पार्टिकल्स, देखो एरो देखो, अल्फा पार्टिकल ऐसे गए तो देखो ये पहला वाला तो सीधा ही चला गया, देखो ये गोल्ड फॉइल है, ये सारी गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। फिर ये जो दूसरा है, देखो दूसरा भी सीधा ही चला गया, तीसरा है, तीसरा भी चला गया, चौथा भी चला गया, ठीक है। अब ये पांचवा पार्टिकल देखो, यहाँ सीधा देखो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, देखो मुड़ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर ये भी सीधा चला गया, ये भी सीधा चला गया, ये देखो ये गया और ये वापस डिफ्लेक्ट हुआ, देखो ऐसे गया, ऐसे वापस आया। ये देखो एरो, ये एरो क्या, इसका डायरेक्शन दिखा रही है, ये देखो ऐसे गया और डिफ्लेक्ट होके ऐसे मुड़ गया। फिर देखो ये ऐसे सीधा गया, फिर से ये सीधा आया और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, फिर से ये ऐसे हो गया, फिर से ये सीधा आया और फिर डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। सो ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर होते हैं, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट किया रुदरफोर्ड ने, ठीक है। सो ये आपको ज़रूर ड्रॉ करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल। पर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसने बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिए। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हुए? सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। क्या ऑब्जर्वेशंस करी गई, क्या पता लगाया गया? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। रीबाउंड मतलब एकदम से बाउंड, मतलब एकदम से रीबाउंड हो गए, ठीक है। सो 12,000 में से एक एटम ऐसा था जो रीबाउंड हो गया। सो रीबाउंड का मतलब एकदम से, मतलब जैसे आप बॉल फेंक रहे हो एक दीवार पे, बहुत जोर से बॉल फेंक रहे हो तो बॉल क्या होगी? रीबाउंड होगी। तो वैसा ही 12,000 में से एक एटम एकदम रीबाउंड हो रहा था जोर से। सो इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, अब रुदरफोर्ड ने उस टाइम क्या बोला जब ये 3 रिजल्ट्स उसने देखी, उसने ऐसी रिजल्ट देखी, उसने सोचा क्या था, कुछ खास नहीं होगा कि भाई गोल्ड फॉइल है, उसने ऐसा सोचा कुछ खास नहीं होगा। पर जब उसने क्या देखा, ये था एक्सपेरिमेंट, मतलब ये सब हुआ। सो रुदरफोर्ड ने उस टाइम क्या बोला कि ये जो रिजल्ट है एकदम इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल मतलब एकदम सोची ना जाए वैसी जोरदार रिजल्ट है। एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। उसने कहा ये रिजल्ट बिल्कुल वैसी है जैसे आपने एक टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर पे आप एक कुछ फेंक रहे हो, एक शेल फेंक रहे हो और वो शेल एकदम आके आपको लग रहा है, वैसा कुछ था ये रिजल्ट। सो रुदरफोर्ड के लिए एकदम ये अचंभित वाली बात थी, वो एकदम अचंभे में आ गया ये रिजल्ट देख के, ठीक है। सो अब आगे Let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment, ठीक है।
ये जो एक्टिविटी है ये एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अब हम मतलब एक एक्टिविटी समझते हैं। सपोज कि एक चाइल्ड है, वो एक वॉल के सामने खड़ा है, ठीक है। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आईज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हैं और वॉल के आगे खड़ा है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो क्या कर रहा है, उस वॉल पे पत्थर डाल रहा है। सो ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। अब क्या होगा, वो घड़ी घड़ी आवाज सुनेगा। अगर ये 10 गुना बारी ये चीज करेगा तो उसको 10 गुना बारी ये आवाज आएगी। पर अगर आंखें बंद करके यही चीज करेगा और उसको कहा जाए कि तू एक वायर पे ये डाल, बार्ब्ड वायर मतलब इस तरह से वायरें नहीं लगी होती हैं घरों में, वैसे वहां पे आप पत्थर डालो। वो ऑब्वियसली आंखें बंद हैं तो पत्थर उन छेदों में से निकल जाएगा। वायर नहीं होती हैं ऐसे फेंसिंग वायर, हम गार्डन्स वगैरह में लगाते हैं, तो उसको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इन फेंसिंग के बीच में बहुत सारा गैप है। अगर दीवार से कर रहा है तो उसको बहुत सारी आवाज आएगी, पर जब वो फेंसिंग से करता है उसको आवाज नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा गैप है इनके बीच में कि इनके बीच से जो स्टोन है वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ यही रीजनिंग, ये जो मैंने ये बच्चे वाली बात बताई कि बच्चा अगर दीवार पे पत्थर मार रहा है तो उसको लगातार आवाज आएगी, पर वायर होगी और आंखें बंद होगी तो उसको आवाज नहीं आएगी। यही बात यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट पे भी लागू होती है। कैसे? कंक्लूजन्स देखो। अब रुदरफोर्ड ने ये जो बच्चे वाला, ये मैंने आपको टिक नहीं करा, ये समझ के लिए है, ठीक है। अब देखो इसी पे इसने कंक्लूजन दिया। इसने कंक्लूजन क्या दिया? Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that, उसने क्या conclude किया? पहली चीज, most of the space inside the atom is empty। क्या बोला? कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है, because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि गोल्ड फॉइल से पास होते हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि एम्प्टी स्पेस होती है। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree। बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्री से। 180 डिग्री क्या होता है? complete deflection, indicating that all positive charge and mass of gold atoms were concentrated in a very small volume within the atom। ठीक है। 3 कंक्लूजन्स के, पहला कंक्लूजन कि जो स्पेस होती है एटम के अंदर वो खाली होती है, तभी तो अल्फा पार्टिकल्स वहां से गुजर जाते हैं, ठीक है। बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं कि जो डिफ्लेक्ट होते हैं अपने पाथ से, बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कम डिफ्लेक्ट होते हैं भाई, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का वो बहुत ही कम स्पेस लेता है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही कम होते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स जो कि 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब जिस रास्ते आए उसी रास्ते रिटर्न हो जाते हैं। इससे क्या इंडिकेट होता है कि पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ गोल्ड एटम वो कॉन्सेंट्रेटेड थे इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में थे, तभी तो वो एटम सीधा आया और सीधा चला गया। हाई डिफ्लेक्शन कब होता? जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता है, ज़्यादा था इसलिए वो उसी रास्ते चले गए। उन्होंने क्या कंक्लूड किया इन सब से? इन तीनों कंक्लूजन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया? इन तीनों कंक्लूजन से उन्होंने कंक्लूड किया, फ्रॉम the data he also calculated that the radius of nucleus is about 10⁵ times less than the radius of atom। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स कम है एटम के रेडियस से, ठीक है। ये उन्होंने कंक्लूजन किया, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है। उन्होंने कंक्लूड किया
कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स कम है एटम के रेडियस से। पूरे एटम के ऑब्वियसली कम ही होगा, वो सेंटर में होता है, सो उसका न्यूक्लियस कम है। ठीक है, जो ये सेंटर में होते हैं इन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, सो ये उन्होंने ये कंक्लूड किया। ठीक है, सो आज हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रुदरफोर्ड का मॉडल। अभी हमने क्या पढ़ा? रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, और उसने गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल्स लिए, क्यों लिए, फिर ये उसका एक्सपेरिमेंट था स्कैटरिंग ऑफ, ये ज़रूर ड्रॉ करना है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये हुआ, फिर इन्होंने कंक्लूड किया, भाई कहते हैं ना लास्ट में कंक्लूजन निकाला ये। ठीक है, कि ये कंक्लूड किया, और इन तीनों पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स कम है एटम के रेडियस से। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली, फिगर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना, हियर द लेक्चर वेरी प्रॉपरली, अच्छे से देखना लेक्चर, एंड ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स, याद करने की कोशिश करना। ठीक है, डू द एंटायर वर्क। थैंक यू।